बिहार में 2025 का चुनाव अब ज्यादा दूर तो नहीं है। हाँ, माहौल बिल्कुल गर्मा रहा है। और वादे दावे ये सब तो हवा में तैरने लगे हैं। लेकिन इस सियासी शोरगुल से थोड़ा हटकर चलिए उन असल मुद्दों की तह तक चलते हैं जो सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हैं। बिल्कुल। आज हम कुछ ऐसी ही रिपोर्ट्स और जानकारी को खंगालेंगे जो लोगों की नब्ज टटोलती हैं, है ना? जी हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात ना करें, बल्कि वो जो बारीक पहलू हैं जो इन रिपोर्ट्स से ज़मीनी हकीकतों से उभर रहे हैं, उन्हें समझें। हाँ, क्योंकि आखिर ये नौकरी, अच्छी पढ़ाई या फिर सड़क बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरतें और खेती किसानी की चुनौतियाँ। हाँ, ये सब लोगों के लिए क्या मायने रखता है, उनकी उम्मीदें क्या है, चिंताएं क्या है। सही कहा। तो आज की हमारी ये पड़ताल ये केंद्रित रहेगी कुछ खास मुद्दों पर। सबसे पहले तो जो बिहार के युवाओं की सबसे बड़ी परेशानी लगती है, रोजगार का हाल देखेंगे। बुनियादी सुविधाओं की जमीनी हकीकत क्या है, किसानों के सामने क्या चुनौतियां खड़ी हैं, और वो एक बड़ा सवाल जो शायद इन सबसे जुड़ा है, पलायन। हाँ, पलायन। तो चलिए इन स्रोतों के आईने में बिहार की तस्वीर को थोड़ा और साफ करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले उठाते हैं वो मुद्दा जो मुझे लगता है लगभग हर बातचीत में सबसे ऊपर आता है, खासकर युवाओं के बीच, रोजगार। रोजगार। हमारे पास जो जानकारी है वो तो यही इशारा कर रही है कि ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी फांस है। फांस कहना शायद गलत नहीं होगा। देखिए, आंकड़े तो खैर अपनी जगह हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स जमीन से आ रही हैं वो बताती हैं कि समस्या की कई परतें हैं। अच्छा। हाँ, पहली बात तो अफसरों की कमी है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर, उतनी नौकरियां बनी नहीं पा रही हैं जितनी जरूरत है राज्य में। और दूसरी बात, जो सरकारी नौकरियां हैं भी, उनकी भर्ती प्रक्रियाएं बिल्कुल वो इतनी लंबी हैं। कुछ दस्तावेज तो ये दिखा रहे हैं कि बिहार में कुछ खास परीक्षाओं की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में औसतन आप मानिए 3 से 4 साल लग जाते हैं। 3 से 4 साल, ये तो बहुत हताश करने वाली बात है। बिल्कुल। सोचिए, एक नौजवान जो तैयारी कर रहा है उसके लिए ये कितना लंबा, कितना निराशाजनक इंतजार है। और फिर वो पेपर का रद्द होना, पेपर लीक होने की खबरें, वो भी तो जुड़ जाता है इसमें। वो एक अलग ही कहानी है। उससे सिर्फ प्रक्रिया लंबी नहीं होती, बल्कि पूरे सिस्टम पर से जैसे भरोसा उठ जाता है। युवाओं में एक तरह का गुस्सा, एक निराशा भर जाती है। कुछ केस स्टडीज तो ऐसी भी सामने आई है जहां एक ही परीक्षा कई बार रद्द हुई और अभ्यर्थी जो है वो ओवरएज हो गए। अरे बाप रे। तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये जिंदगियां हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित हुई हैं। तो क्या ये माना जाए कि 2025 में ये सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर होने वाला है? क्योंकि गुस्सा और निराशा तो साफ दिखती है, पर क्या ये वोट में बदलती है? ये एक दिलचस्प सवाल है। जाहिर है रोजगार का मुद्दा सीधे पेट से, भविष्य से जुड़ा है, तो असर तो होना चाहिए। हाँ। लेकिन जैसा कि कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी अपने लेखों में कहते हैं, बिहार का जो चुनावी गणित है वो थोड़ा जटिल है। कई बार जाति, समुदाय या फिर वो स्थानीय समीकरण वो हावी हो जाते हैं। हाँ, वो हावी हो जाते हैं। पर इस बार जिस पैमाने पर रोजगार का मुद्दा युवाओं के बीच चर्चा में है, उसे नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए मुझे लगता है मुश्किल होगा। अच्छा। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 18 से 30 साल के आयु वर्ग में लगभग 70% लोगों ने रोजगार को अपनी सबसे बड़ी चिंता बताई है। 70%? ये तो वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। चलिए रोजगार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और बुनियादी जरूरत की ओर चलते हैं जो किसी भी समाज का भविष्य बनाती है, शिक्षा। शिक्षा। यहाँ भी स्थिति कुछ बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही, जैसा कि हमारे पास जो जानकारी है वो इशारा कर रही है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां अलग किस्म की हैं, पर वो कम गंभीर नहीं हैं। पहली बात तो है गुणवत्ता की, क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी। कई सरकारी स्कूलों में, खासकर अगर आप ग्रामीण इलाकों में देखें, तो शिक्षकों की भारी कमी है। कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति है कि एक शिक्षक 100 बच्चों को पढ़ा रहा है। 100 बच्चों को एक शिक्षक? जी। अब ऐसे में पढ़ाई की गुणवत्ता कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सही बात है। दूसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की। मतलब स्कूलों में जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, ढंग के क्लासरूम, शौचालय, पीने का साफ पानी, कई स्कूलों में आज भी इसकी कमी है। और कॉलेजों का क्या हाल है? क्या हायर एजुकेशन में स्थिति थोड़ी बेहतर है? देखिए, उच्च शिक्षा की अपनी अलग समस्याएं हैं। कॉलेजों में भी शिक्षकों की कमी तो है ही, उसके साथ साथ लैब, लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं का भी अक्सर अभाव दिखता है। नतीजा ये होता है कि छात्रों को वो प्रैक्टिकल नॉलेज, वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता जो आज के जॉब मार्केट के लिए आप कह सकते हैं जरूरी है। अच्छा। कई सर्वे ये दिखाते हैं कि बिहार से ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों में एम्प्लॉयबिलिटी यानी नौकरी पाने की जो क्षमता है वो राष्ट्रीय औसत से कुछ कम है। और शायद इसी का नतीजा है वो जिसे हम एजुकेशनल माइग्रेशन कहते हैं। बिल्कुल। छात्र बेहतर पढ़ाई के लिए कोटा, दिल्ली, पुणे
या दूसरे शहरों की तरफ भाग रहे हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का ब्रेन ड्रेन भी है राज्य के लिए, और परिवारों पर एक बड़ा आर्थिक बोझ भी। माँ बाप कर्ज लेकर भी बच्चों को बाहर भेजते हैं, इसी उम्मीद में कि उनका भविष्य सुधर जाए। सोचिए, अगर राज्य में ही अच्छी और कह सकते हैं वहनीय शिक्षा उपलब्ध हो तो कितने परिवारों को राहत मिलेगी, और राज्य का जो टैलेंट है वो भी यहीं रुकेगा। सही बात है। ये मुद्दा सिर्फ छात्रों का नहीं है, ये तो पूरे समाज का है। बिल्कुल। तो रोजगार और शिक्षा की ये चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी एक और अहम पहलू पर टिकी होती है, बुनियादी ढांचा, यानी सड़क, बिजली, पानी। इस पर स्रोत क्या कह रहे हैं? क्या दावों और हकीकत में कुछ फर्क दिखता है? फर्क तो दिखता है, खासकर अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की रिपोर्ट्स को जरा गौर से देखें। जैसे बिजली को हिलें। हाँ, बिजली। ये सच है कि पहले के मुकाबले ज्यादा गांव तक बिजली पहुंची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कनेक्टिविटी बढ़ी है, ठीक है, लेकिन कनेक्टिविटी एक बात है और उसकी क्वालिटी, उसकी नियमितता, वो दूसरी बात है। अच्छा। कई रिपोर्ट्स और लोगों से बातचीत में ये बात उभरती है कि खासकर ग्रामीण इलाकों में अघोषित बिजली कटौती, लो वोल्टेज की समस्या ये काफी आम है। और धान की रोपाई के समय या फिर गर्मियों में जब बिजली की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, तब ये समस्या और बढ़ जाती है। इसका सीधा असर खेती पर, छोटे कारोबारों पर, बच्चों की पढ़ाई पर, सब पर पड़ता है। और सड़कों का क्या? सड़कों के बारे में तो काफी सुनने में आता है कि काफी बनी है। सड़कें बनी है, ये भी सच है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की स्थिति निश्चित रूप से सुधरी है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखें, खासकर वो सड़कें जो गांव को आपस में जोड़ती हैं, संपर्क सड़कें। हाँ, संपर्क सड़कें, उनकी हालत कई जगह अब भी कह सकते हैं चिंताजनक है। कुछ रिपोर्ट्स में तस्वीरें हैं, लोगों के बयान हैं जो बताते हैं कि बरसात के मौसम में ये सड़कें कीचड़ में तब्दील हो जाती हैं। कहीं कोई पुलिया टूट गई है तो कहीं सड़क धंस गई है। जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसकी क्वालिटी पर भी सवाल उठते हैं। अब आप सोचिए, एक किसान अपनी सब्जी लेकर मंडी जाना चाहता है, या कोई बीमार है जिसे अस्पताल ले जाना है, और सड़क ही ठीक नहीं है, तो फिर विकास का दावा कितना खोखला लगने लगता है। सही बात है। और पानी की स्थिति कैसी है? हर घर नल का जल योजना की तो काफी चर्चा होती है। योजना अच्छी है, और ये भी सच है कि कई घरों तक नल से पानी पहुंचा भी है। लेकिन यहाँ अभी दो मुद्दे सामने आते हैं, जैसा रिपोर्ट्स बताती हैं। क्या है वो? पहला, पानी की सप्लाई कितनी नियमित है, क्या रोज आता है? कई जगहों से शिकायतें आती हैं कि नल तो लग गया, पर पानी कभी कभार ही आता है। अच्छा। और दूसरा, और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, पानी की गुणवत्ता। क्या जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वो पीने लायक है, सुरक्षित है? हाँ, ये जरूरी सवाल है, क्योंकि बिहार के कुछ इलाकों में आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्या पहले से है। तो क्या नल के जल में इसकी जांच और उसके उपचार की कोई व्यवस्था है? इन सवालों के जवाब जमीनी हकीकत को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। लोगों के अनुभव, जैसा पता चलता है, काफी मिले जुले हैं इस पर। तो ये तो हुई बुनियादी सुविधाओं की बात। अब आते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर, कृषि। एक बहुत बड़ी आबादी आज भी खेती पर ही निर्भर है। बिल्कुल। किसानों की क्या मुख्य जरूरतें और चिंताएं हैं, जैसा कि ये रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं? जरूरत है सिंचाई के लिए पानी। सिंचाई? हाँ, मॉनसून पर निर्भरता आज भी बहुत ज्यादा है। नहरों का नेटवर्क तो है, लेकिन उनमें पानी कब आएगा, कितना आएगा, ये अक्सर अनिश्चित रहता है। और डीजल पंप से सिंचाई करना बहुत महंगा पड़ता है छोटे किसानों के लिए। दूसरी जरूरत है अच्छे बीज और खाद का समय पर मिलना और सही दाम पर मिलना। इसमें भी कालाबाजारी की शिकायतें काफी आम है, ऐसा सुनने में आता है। और सबसे बड़ा सवाल जो उपज होती है उसका सही दाम मिलना, यही सबसे दुखती रग है, कह सकते हैं। किसान इतनी मेहनत करके फसल उगाता है, लेकिन जब उसे बेचने जाता है तो अक्सर उसे अपनी लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा तो होती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जैसा कुछ अध्ययन भी बताते हैं, बिहार में बहुत ही कम किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाती है। अच्छा, तो बाकी किसान क्या करते हैं? अधिकांश किसानों को अपनी उपज स्थानीय मंडी में व्यापारियों को औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती है। और जो फल और सब्जी उगाने वाले किसान हैं, उनके लिए स्थिति और भी खराब है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स की भारी कमी है। तो मतलब नुकसान का डर हमेशा बना रहता है। बिल्कुल। इन रिपोर्ट्स में किसानों की कोई कहानी या ऐसा कोई उदाहरण है जो इस स्थिति को और साफ करता हो? हाँ, कई हैं। जैसे एक रिपोर्ट में मक्का किसानों का जिक्र था। बिहार मक्का उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में है, लेकिन पिछले कुछ सालों से किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा। लागत तो बढ़ती जा रही है, पर बाजार का भाव कम है। कई किसानों ने भारी नुकसान उठाया है। इसी तरह सब्जी उगाने वाले किसानों की कहानी है, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान अपनी फसलें सड़कों पर फेंकनी पड़ी थी, क्योंकि बाजार बंद थे और उनके पास रखने की कोई जगह नहीं थी, कोई स्टोरेज नहीं था। ये तो बहुत दुखद है। हाँ,
ये कहानियां आंकड़ों से ज्यादा असर करती हैं और असलियत दिखाती हैं। वाकई ये सब सोचने पर मजबूर करता है। और देखिए, इन सभी मुद्दों को अगर हम जोड़ें, रोजगार की कमी, शिक्षा का अभाव, ये बुनियादी सुविधाओं की दिक्कतें, खेती का संकट, इन सब से जुड़कर एक और तस्वीर उभरती है, और वो है पलायन की। हाँ, पलायन। बिहार से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या तो लगातार बढ़ी रही है। हाँ, और पलायन अब सिर्फ आप कहिए मजदूरी के लिए नहीं हो रहा है, जैसा हमने पहले भी बात की। बेहतर शिक्षा के लिए छात्र बाहर जा रहे हैं। हाँ, बेहतर नौकरी और करियर के अवसरों के लिए जो युवा प्रोफेशनल्स हैं, वो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या फिर विदेश का रुख कर रहे हैं। ये एक मल्टीलेयर फिनोमेनन बन गया है। ये सिर्फ आर्थिक मजबूरी नहीं रह गया है, बल्कि एक बेहतर जिंदगी की तलाश भी है इसमें। इन स्रोतों में पलायन के सामाजिक और पारिवारिक असर पर भी कुछ कहा गया है। क्या असर पड़ता है पीछे छूटे परिवारों पर? बिल्कुल, पलायन से परिवारों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। पीछे जो रह जाते हैं, बूढ़े माँ बाप, पत्नी, बच्चे, उन्हें अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता है। एक सामाजिक ताना बाना भी प्रभावित होता है। त्योहारों पर घर सूने लगते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग बाहर जाते हैं, उन्हें भी अक्सर बहुत मुश्किल हालात में रहना पड़ता है। उनके अपने स्वास्थ्य के मुद्दे होते हैं, सुरक्षा के, सामाजिक अधिकारों के मुद्दे होते हैं। ये बिहार की एक बहुत बड़ी सामाजिक सच्चाई है, जिस पर अक्सर नीति निर्माताओं का ध्यान शायद उतना नहीं जाता जितना जाना चाहिए। तो सवाल फिर वही घूम फिर कर आता है कि क्या 2025 के चुनाव में पलायन एक बड़ा निर्णायक मुद्दा बनेगा, या फिर ये बाकी मुद्दों के शोर में कहीं दब जाएगा? देखिए, सीधे तौर पर शायद पलायन रोको के नारे पर वोट ना पड़े, लेकिन वो मुद्दे जो पलायन की वजह बन रहे हैं, जैसे रोजगार, शिक्षा। हाँ, रोजगार, शिक्षा, बेहतर सुविधाएं, उन पर वोट जरूर पड़ेगा। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को अपने ही राज्य में अच्छी नौकरी मिले, अच्छी पढ़ाई मिले। अगर सरकारें इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाती हुई दिखेंगी, तो उसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। अच्छा। कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि इस बार पलायन का जो दर्द है, खासकर कोरोना काल के अनुभवों के बाद, वो लोगों के जहन में शायद ज्यादा ताजा है। हाँ, वो तस्वीरें तो कोई भूल नहीं सकता। बिल्कुल, तो हो सकता है कि ये वोटिंग पैटर्न को कुछ हद तक प्रभावित करे। तो अगर हम इन सभी धागों को एक साथ पिरो के देखें, रोजगार, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और ये पलायन, तो एक बहुत ही जटिल तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है ये समस्याएं अलग-अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से बुरी तरह उलझी हुई हैं। बिल्कुल सही कहा। यहीं पर एक समग्र, एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत महसूस होती है। जैसे खराब शिक्षा व्यवस्था है, तो वो सीधे तौर पर रोजगार की संभावनाओं को कम करती है। हाँ, रोजगार नहीं मिलता तो युवा या तो हताश होते हैं या फिर पलायन करते हैं। अगर सड़कें ठीक नहीं हैं, बिजली नहीं है, तो न तो कोई उद्योग लगने को तैयार होगा, न ही कृषि ढंग से फल फूल पाएगी। अगर किसानों को उनकी उपज का सही दाम ही नहीं मिलेगा, तो गांव की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, जिसका असर फिर शहर और हर क्षेत्र पर पड़ेगा। ये एक दुष्चक्र जैसा बन जाता है। और इन सभी रिपोर्ट्स और आंकड़ों के पीछे लाखों लोगों की कहानियां हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उनकी निराशाएं छिपी हुई हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी के असल सवाल हैं। हाँ, और शायद यही इन स्रोतों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। ये हमें याद दिलाते हैं कि विकास के जो बड़े बड़े दावे होते हैं और जो जमीनी हकीकत है, उसके बीच के फासले को पाटना कितना जरूरी है। ये मुद्दे महज आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये बिहार के भविष्य की दिशा तय करने वाले कारक हैं। लोगों की असल जरूरतें क्या हैं, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, ये समझना ही किसी भी नीति या राजनीतिक विमर्श का केंद्र होना चाहिए। तो आज हमने बिहार चुनाव 2025 के आईने में उन मुद्दों की गहराई में जाने की कोशिश की जो जनता के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, जैसा कि हमारे सामने मौजूद जानकारी और ये रिपोर्ट्स बताती हैं। हमने बात की रोजगार की, उस विकट चुनौती पर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत पर, सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर, किसानों के संघर्ष और उनकी उपज के वाजिब दाम के सवाल पर, और इन सब के बीच वो एक कड़वी सच्चाई, पलायन पर। ये सारे मुद्दे अपनी अपनी जगह पर बहुत अहम हैं और इनके समाधान के लिए ठोस कदमों की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है, जब इतने सारे बुनियादी मुद्दे, मतलब नौकरी, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क, किसानी, ये सब एक साथ लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहे हों, तो क्या सिर्फ अलग अलग योजनाओं से या कह लीजिए पैबंद लगाने वाले समाधानों से काम चल जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, या फिर जरूरत एक ऐसे गहरे, एक व्यवस्थागत बदलाव की है जो इन समस्याओं की जड़ पर चोट करे और जिस पर शायद अभी उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना दिया जाना चाहिए। ये सवाल भविष्य के लिए खुला है।